नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बातचीत शुरू करें। आज हम बात करेंगे ग्रेट निकोबार द्वीप पर, जो हमारे दक्षिण में है और इंडोनेशिया से बहुत नजदीक है। इंडोनेशिया हमारा पड़ोसी है, समुद्री पड़ोसी है। और थाईलैंड और बर, बर्मा से भी हमारा नजदीकी है। तो आज इसकी बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो है भारत सरकार लाने वाली है। मतलब बन चुकी है योजना, शुरू भी, काम भी शुरू हो गया है शायद। और बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। तो दोस्तों, ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, भारत सरकार इसके ऊपर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई है उन्होंने। कहने को तो ये एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये मलक्का जलडमरू मध्य बिल्कुल पास में है। और यहाँ से चीन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सकता है। तो इस पे सैन्य अड्डा बनाने की बात तो बहुत समझ में आने वाली है कि इस पर अगर सैनिक अड्डा और सैनिक बंदरगाह, सैनिक एयरपोर्ट, सेना के एयरपोर्ट, सेना की छावनी और सेना के लिए इसका उपयोग हो, तीनों तरह की सेनाएं यहाँ रहे। और यहाँ मतलब एक तरह का एक एयर मतलब एक बेस बन जाए हमारा, सैनिक सैन्य अड्डा जिसको हम बोलते हैं। जैसा अमेरिका ने कई देशों में बना रखे हैं, ये हम अपने देश में ही बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन सरकार की मंशा दूसरी है दोस्तों। सरकार इसको कह तो ये रही है कि चीन पर दृष्टि रखने के लिए हम इसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन इसको व्यापारिक अड्डे के रूप में बना रही है। व्यापारिक अड्डे का मतलब ये है कि यहाँ पर बंदरगाह वगैरह बनेंगे जहाँ जहाज आएंगे जाएंगे, माल उतरेगा, चढ़ेगा। और एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जैसे सिंगापुर है, दुबई है या हांगकांग है। उस तरह के एक शहर की कल्पना सरकार कर रही है। और सरकार यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी जिसको कहते हैं वो बना रही है। अब स्मार्ट कितना बनेगा वो नहीं बनेगा एक अलग बात है, क्योंकि भारत में स्मार्ट सिटी का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो बहुत ही खराब है। जिन जिन शहरों को स्मार्ट बनाने की बात कही, उन शहरों की हालत इतनी खराब है कि पहले से भी ज्यादा खराब है। अब इंदौर को ही आप देख लीजिए। इंदौर में पानी जो है, स्मार्ट सिटी है इंदौर, लेकिन पानी की इतनी किल्लत है कि वहां पर वो पानी पीने से कितने बच्चे मर गए, बीमार हो गए, मर गए, बहुत सारी चीजें। तो यूँ कहने को ये बहुत अच्छी है कि भाई मिलिट्री का जो है बेस बन रहा है या सामरिक दृष्टि से इसको डेवलप किया जा रहा है। लेकिन पूरी योजना पर जब हम नजर नजर डालते हैं तो लगता है कि ये अरबपतियों और करोड़पतियों के लिए एक नया शहर बसाया जा रहा है, जिससे वहाँ ये अरबपति करोड़पति वहाँ रहेंगे। जैसे सिंगापुर वगैरह में रहते हैं या बाहर से भी आ सकते हैं फिर यहाँ पे। और वैसा शहर बनाएंगे जैसा एक बहुत ही शानदार ब्यूटीफुल। ऐसे तो कोई हर्ज नहीं है, पर शहर अच्छा बने तो। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप केवल पूंजीपतियों के लिए या अरबपतियों के लिए शहर बनाते हैं तो इससे आपकी गैर बराबरी की जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी। लोगों में अभी भी मतलब समानता की बात है, वो नहीं हो रही है। एक बहुत गरीब गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीरों के पास पैसा बढ़ रहा है। जो कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें 50% लोगों के पास कुछ भी नहीं है और 1% लोगों के पास 70% की
संपत्ति है। तो ये जो है इसको और बढ़ा देगा अगर ये केवल अमीरों के लिए ये योजना बनी, शहर बनी। जहां तक इसमें एक तो वहाँ जो आदिवासी लोग रह रहे हैं उनका आधुनिक दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, और वो अपने परंपरागत जीवन जी रहे हैं जिस तरह से वो अभी तक जीते आए हैं, उसमें उनको खलल पड़ेगा। और हमें तो कई बार ये भी लगता है कि कहीं उनको जिस तरह से अमेरिका में रेड इंडियंस को एक बाड़े में बंद कर दिया, उस तरह से इनको भी यहाँ पर एक बाड़े में बंद न कर दें। और बाकी जो है, अरे एक और बात यह है कि पर्यावरणविद जो है वो ये कह रहे हैं कि लगभग इस योजना को लागू करने में लगभग 1 करोड़ पेड़ कटेंगे। इतना डेंस है वहाँ फॉरेस्ट कि उसको मतलब उसमें आप जो है ये योजना लागू कर ही नहीं सकते। तो उसको काटना पड़ेगा, और काटना पड़ेगा तो 1 करोड़ पेड़ काटने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं। वहाँ जो बहुत ही दुर्लभ, मैंने बताया आपको कि बहुत ही दुर्लभ आदिवासियों का संरक्षण का मामला भी उठा। और सरकार ये जरूर कर रही कि हम इनका जो है संरक्षण करेंगे, और इनकी जो पारंपरिक जीवन है उसमें कोई दखल नहीं करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल दूसरी होती है, आप जानते ही हैं कि सरकार कागज पे कुछ कहती है और जमीन पर वो चीजें नहीं होती है। तो सब जगह ये का एक्सपीरियंस है, तो ये कैसे मान ले कि वहां पर ये सरकार जो है इसको इतना ध्यान रखेगी। बंदरगाह का विकास होगा, समुद्री मतलब जो जहाजों को रुकने की जगह चाहिए वो बंदरगाह विकास करेंगे। लेकिन वो मिलिट्री नेवी के बेस नहीं हो रहे हैं बन की, एक कमर्शियल बंदरगाह बन रहे हैं जिसमें नेवल का भी काम होगा। तो ये दोनों एक साथ होंगे तो बहुत गड़बड़ है। और उस बंदरगाह की निविदाएं भी हो चुकी है, और 11 अडानी इंटरप्राइजेस सहित 11 कंपनियां उसमें ने अपनी बीट डाली है कि भाई हम इसको लेने मतलब इस पे काम करने को तैयार है। अब ये भी बात कही जा रही है कि भाई जहां अडानी ने बीट डाली है वहां दूसरी कंपनियां तो इस काम को ले ही नहीं सकती, क्योंकि भारत सरकार की ये नीति रही है, या भारत सरकार की नहीं कहे प्रधानमंत्री की ये नियत रही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा काम जो है अडानी, गौतम अडानी को ही मिले, या अगर उससे छूट जाए तो अंबानी साहब। तो ये अगर कोई बीच में कंपनी आई, ऐसा हमारा ख्याल है कि अगर किसी ने बीट मान लीजिए गौतम अडानी से कम दी, गौतम अडानी की सबसे हाईएस्ट बीट भी होगी तो उसी को मिलेगा। लेकिन अगर किसी ने कम दी और वो अड़ जाए तो उसके यहाँ ईडी भेज देंगे, केस बना देंगे उसको, उसके डायरेक्टर को और उसके चेयरमैन को, और उनके जो फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह होंगे उन सबको गिरफ्तार कर लेंगे और जेल में डाल। फिर उनके पास एक संदेश भेजेंगे कि आप इसको छोड़ दो और इससे बाहर हो जाओ, इस योजना से हम आपको फ्री कर दें। और वो अ, होता आया है, ऐसा कई जगह हुआ है। बम्बई के एयरपोर्ट पर और भी जहाँ सीमेंट फैक्ट्रियां वगैरह जो लेनी थी वहां पर। अभी एनडीटीवी का मामला तो ताजा ताजा ही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ गौतम अडानी का मामला है वहां पर सारी सरकार मतलब पूरी सरकार की मशीनरी फेल हो जाती है, वो सिर्फ अडानी के कहने से ही काम करती है। तो इसलिए ये एक तरह से मतलब सारे प्रोजेक्ट को अडानी के हाथ में सौंपने की तैयारी है। उस ग्रेट निकोबार आइलैंड को अडानी साहब को सौंपने की तैयारी है। उन्हीं के लिए 1,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, और वही शायद वहां पर टाउनशिप डेवलप करेंगे, और भारत तो उसमें फंस ही जाएगा। बताते हैं लोग कि ये अडानी की ही एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार के माध्यम से पूरी की जा रही है। तो दोस्तों ये इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है कमजोर पड़ जाएगी, उसमें लीकेज के चांस बन जाएंगे, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। सघन जंगल हैं इसमें जो वो काटे जाएंगे,
सरकार तो कह रही है 10 लाख पेड़ कटेंगे, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ पेड़ कटेंगे। जो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसमें जिस तरह से पेड़ लगे हुए हैं, वो उनकी गिनती उन्होंने मतलब सही ढंग से नहीं की सरकार ने। और ये होता है, सरकार पहले कम बताती है, फिर ज्यादा काटती है। जब सैंक्शन हो जाती है उसके बाद तो कोई देखने वाला ही नहीं होता है वहां पर। तो निश्चित रूप से जब पर्यावरणविद ये कह रहे हैं कि 1,000 पेड़ कटेंगे, तो मान के चलना चाहिए कि 1,000 नहीं तो 70 लाख, 80 लाख पेड़ कटेंगे ही। और अगर इतने पेड़ कटते हैं तो ये ब्लंडर होगा। यानी कि सरकार के विकास के पहले ही विनाश की पटकथा लिख दी गई है। सबसे खतरनाक और खराब बात यह है कि ये योजना गैर बराबरी बढ़ाने वाली है, और इससे गरीब अमीर की खाई और चौड़ी होगी। वह निश्चित रूप से गरीब आदमी को, वहां निश्चित आपसे कोई गरीब आदमी तो बच नहीं सकता। तो जो प्लॉट खरीदेगा वहां पे या मकान बनाएगा या मकान खरीदेगा, वो कोई करोड़पतियों से कम तो हो नहीं सकता। अगर फिर वहाँ सिविल, ये जो भू माफिया होते हैं, ये भी वहां सक्रिय हो जाएंगे जमीनों को खरीदने बेचने के लिए, प्लॉटों को खरीदने बेचने के लिए। और और दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा है कि ये पूरी योजना पीपीपी मोड पे बनेगी। पीपीपी मोड का मतलब यह है कि जनता का पैसा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक का पैसा और प्राइवेट का मुनाफा, ये पार्टनरशिप है पीपीपी मोड का मतलब। तो इससे मतलब देश को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जो हांगकांग जैसा शहर बनेगा या सिंगापुर जैसा शहर बनेगा, उसमें रहने वाले उसका लाभ उठाएंगे, और जो वहां से व्यापार करेंगे उसका भी भारत को कोई विशेष लाभ होगा। इससे तो बेहतर ये है कि, और पीपीपी मोड पे मतलब आउटसोर्स करेंगे सारे काम को। आउटसोर्स करने का आज ही अखबार में था कि वो पुल बनते बनते ही उसकी एक स्लैब वो गिर गई। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे पुल बनते बनते गिर जा रहे हैं, उद्घाटन होने के पहले सड़कें उखड़ जा रही है, और अ, कई चीजें ऐसी हो रही है मतलब। तो एयरपोर्ट गिर गया, दिल्ली के एयरपोर्ट का एक कोना गिर गया, रिन्यूएशन में गिर गया। तो इस तरह की कई चीजें हो रही है जो निजी हाथों में काम देने से खराब हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। मतलब वो उनको सिर्फ पैसे कमाने की चिंता है, काम की गुणवत्ता की कोई चिंता नहीं है। इसलिए अगर ये पीपीपी मोड पे दे रहे हैं तो फिर सुरक्षा तो खतरे में ही है। लगभग 5-6 करोड़ लाख लोगों को बसाने की योजना है वहां पर। इतना बड़ा शहर जैसे उदयपुर शहर है, उतना बड़ा शहर वहां पर बसाया जाएगा, तो फिर सुरक्षा कैसे होगी? मतलब सुरक्षा मतलब उसके अंदर की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए ये बनाया जा रहा है सामरिक। उसके बाद तो वहां पर सारी व्यापारिक गतिविधियां और मनोरंजन गतिविधियां और सारी चीजें शुरू हो जाएगी। बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, वहां पे रिसोर्ट्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बनेंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बनेंगे। तो इन सब में फिर सर सचमुच में तो ये सामरिक स्ट्रेटेजिक पॉइंट की बात जो है वो सिर्फ कागजों में रह जाएगी, और उसकी आड़ में ये सब चीजें डेवलप हो गई। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये भी लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बड़े कॉरपोरेट हितों को फायदा पहुंचाने का काम इस योजना से किया जा रहा है। शॉपिन और निकोबारी समुदाय के जीवन प्रभावित होने का मामला भी उठ रहा है। जो इस बंदरगाह और सड़क बंदरगाह और टाउनशिप निर्माण में से उनके पारंपरिक जो जीवन है वो प्रभावित होगा। बाहरी अ, आबादी बढ़ने और सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो सकती है। जंगलों पर निर्भर
जीवन शैली प्रभावित हो सकती है। जब जीवन ही कट जाएगा तो शैली कहाँ से रहेगी। अच्छा होता है इस द्वीप को। अब ये हमारा सुझाव है, सरकार माने नहीं माने वो तो एक अलग बात है, नहीं मानेगी वो तो हमें पता है कि सरकार किसी सुझाव को नहीं मानती है, उसके जो आका कहते हैं वही करती है वो। और उसमें एंटरप्रेन्योर्स का या कॉरपोरेट्स का जो जहाँ लाभ होगा वो काम करेंगे, चाहे उससे दूसरी कितनी ही हानि हो। तो हमारा कहना यह है कि भाई इसको सैन्य अड्डे के रूप में ही विकसित किया जाए, और इसके विकास की सारी जिम्मेदारी जो है सेना को सौंप दी जाए। सेना के की अथॉरिटीज जो हैं, जो निर्माण की अथॉरिटियां हैं, मतलब वहाँ तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, उनको सौंप दी जाए और वो अपने लेवल पर इस काम को करे, डेवलपमेंट भी करे। पोर्ट बनाना है तो पोर्ट भी बनाए, एरोड्रोम भी बनाए, और वहां पर सेना की छावनियां बनाए, छावनिया को छावनी जैसा बना दे, सेना के रहने के लिए मकान हो, बड़े बड़े अफसर वहां रहें, दूसरे लोग भी रहें, जो सारी कंपनियां जैसे रहती है सब जगह। और तीनों तरह की, मतलब सेना, नेवी की, थल सेना, स्थल और वायु सेना, जल सेना, नभ सेना और थल सेना, तीनों वहां के लोग वहां रहें, और एक बड़ा सैन्य कॉम्प्लेक्स बने पूरा। हाँ, तो उससे जो है पूरे जलडमरू मध्य पर भी वो रखी जा सकती है, निगाहें रखी जा सकती है। और इसको इस तरह से डेवलप करें कि बाकी जगह भी यहाँ से रडार वगैरह के सिस्टम ऐसे लगाएं कि जिससे दूसरी जगह भी इससे पूरी निगाह रखी जा सके। तो ये एक बात हो सकती है, और इसका इस्तेमाल सिंगापुर और दुबई जैसे बनाने के बजाय सुरक्षा की दृष्टि से ही इसको डेवलप किया जाए, तब जाके ये एक अच्छा प्रपोजल होगा। बाकी तो ये पर्यावरणीय संकट बढ़ जाएगा। अच्छा, लोग कम रहेंगे वहां पे तो पर्यावरण भी कम खराब होगा, पेड़ भी कम कटेंगे, और सुरक्षा भी पूरी होगी। और एक सैन्य लोगों का जो है जमावड़ा होगा, तो उनको एक वो फीलिंग भी होगी कोई हम सेना के लोग हैं और हमारे लिए ये सारी व्यवस्था है। यहाँ से इंडोनेशिया बहुत नजदीक है, इंडोनेशिया से भी हम अच्छे संपर्क रख सकते हैं, और उनको भी संकट के समय मदद कर सकते हैं। मदद तो हम कहीं किसी को भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मलेशिया, सिंगापुर, आपके ये थाईलैंड, सब नज़दीक हैं। और बांग्लादेश भी नज़दीक है, बांग्लादेश के भारत से उधर से भी नज़दीक है, लेकिन बर्मा पानी के रास्ते से यहाँ से सबसे नज़दीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ से हो सकती है। लेकिन अगर इसको सुरक्षा की दृष्टि से सैन्य अड्डे के रूप में इसको डेवलप किया जाए। तो दोस्तों, ये निकोबार आइलैंड का, ग्रेट निकोबार आइलैंड पर जो योजना बन रही है, उसकी एक पिक्चर मैंने आपको बताने की कोशिश की। बाकी तो अब जो भारत सरकार करेगी वही होगा। और विरोध तो हो ही रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। और क्योंकि वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए वहाँ ज़्यादा विरोध होने का तो चांस कम है। लेकिन फिर भी वहाँ के आदिवासियों का संरक्षण हो, और जंगल का, मतलब वहाँ के पर्यावरण का संरक्षण हो, उससे हमारे जो हमको जो अभी आब हवा मिलती है वहाँ से आती है वो रुक जाएगी। सुनामी आती है उसका भी अवरोध खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस योजना में नहीं है, लेकिन हमको इफेक्ट तो करती ही है। दोस्तों, यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने और सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने परिजनों को। और इन सब से कहें कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें,
और वीडियो पर कोई कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।